जैसी लीडरशिप वर्ल्ड की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम थी, एग्जैक्ट वैसी ही लीडरशिप अब है। ईरान का साउथ का जो हिस्सा है, साउथ ईस्ट का हिस्सा पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। अगर वॉर बड़े लेवल पे जाती है और अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ता है तो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो संदेह उस पर भी होने लगा है, जो उस दिन हुआ एकदम सीज फायर। क्या उसके बाद पाकिस्तान को यूएन में पोस्ट देना, लोन दे देना, ये सारी चीज़ें क्या पहले से प्लान करके तो नहीं की गई हैं? इस पे डाउट होता है कि कुछ न कुछ ऐसा पहले ही किया गया कि पहले इसको अपनी तरफ लेके आओ, कल को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उधर से इजराइल को कहा कि अब आप चलिए। तो ये तो शतरंज बिछा रखी है। सद्दाम हुसैन बार बार मीडिया में आके ये कहते रहे कि हमारे पास इस तरह का कोई वेपन नहीं है। यूएन डेलीगेशन भेजे भी गए और आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, इसके बिल्कुल विपरीत किम जोंग उन है। वो ये कहता है कि हमारे पास है, दिखाऊं। इस प्रोपेगेंडा को बहुत डीपली अगर समझना है तो जो मीडिया में न्यूज़ आ रही हैं उन न्यूज़ को बहुत ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि पूरा कंप्लीट कंट्रोल्ड है यूएस का मीडिया। जो अटैक ईरान की तरफ से होता है उसको दिखाया जाता है सिविलियन हॉस्पिटल और उन पे अटैक। जो अटैक इजराइल से होता है वो दिखाया जाता है उनके एटॉमिक सेंटर पे अटैक। विडंबना देखो, अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया है किसी देश के खिलाफ युद्ध में, इकलौता उसी का। और वो ही मतलब पूरी दुनिया की ठेकेदारी लिए बैठा है, थानेदारी लिए बैठा है कि तुम लोग मत बनाना, अगर तुम लोगों ने बना लिया तो तुम लोग गलत इस्तेमाल कर दोगे। और इतने हैं, नॉर्मली ये कहा जाता है अकेडमी में कि इनके पास इतने न्यूक्लियर बम अकेले यूएस के पास कि ऐसी 1600 पृथ्वियाँ वो ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं, यूक्रेन अपने रिसोर्सेज मुझे दे दे, कनाडा तुम मुझे अपने दे दे, ये ग्रीनलैंड मुझे दे दो, वहाँ रिसोर्सेज हैं। कल 3-4 दिन पहले, ऑथेंटिक नहीं है खबर, लेकिन हमारे यहाँ से भी एक न्यूज़ आई थी कि हमारे अंडमान निकोबार में बहुत बड़ा क्रूड का भंडार मिला, बहुत बड़ा, ऐसी न्यूज़ आई थी। ऑथेंटिक मैं नहीं कह पा रहा हूँ। तो मुझे तो लगा कि अच्छा हमारे यहाँ भी मिल गया तो खतरा हमें भी हो गया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें इजराइल फर्स्ट नहीं था, प्रायोरिटी पे नहीं था। हमारी प्रायोरिटी पे फिलिस्तीन रहा है शुरू से। यासिर अराफत हमारे मित्र थे, राष्ट्रीय मित्र थे। तो अब फिलिस्तीन की कोई बात करता है? फिलिस्तीन ऐसा कर दिया जैसे गाजा ही फिलिस्तीन हो, ऐसे एक्सपेंड कर रहा है इजराइल। अगर ऐसे वो एक्सपेंड करता ही रहा और एक एक करके, आज इसका नंबर है, कल उसका है, कल परसों हमारे बॉर्डर पे भी आ जाएगा, तो वर्ल्ड वार बहुत वाहियात और घटिया शब्द है, लेकिन उसके पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है और लगातार दोनों देशों की तरफ से हमले तेज हो रहे हैं। यह स्थिति किस ओर जा रही है, इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर पड़ने जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर विजेंद्र सिंह बजाड़ हमारे साथ मौजूद हैं। समाजशास्त्री हैं और देश दुनिया के मामलों की अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो सवाल यही है कि ईरान के ऊपर हमला कर देगा एकदम से इजराइल, ये पहले से नजर आ रहा था क्या कुछ? नहीं, पहले से एग्जैक्ट तो नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि इजराइल तो गाजा में ज्यादा व्यस्त था। लेकिन पिछले पॉडकास्ट में भी हमने बात की थी कि दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं वो किन हाथों में हैं। मैंने कहा था, आपको ध्यान होगा कि जैसी लीडरशिप वर्ल्ड की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम थी, एग्जैक्ट वैसी ही लीडरशिप अब है। बड़े बड़े नाम हैं, और नाम ही नहीं हैं, अपने पदों पर लंबे समय से बैठे हैं।
और लंबे समय तक एक ही पद पर बैठे बैठे आदमी की जो अब बोरियत हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है आदमी ऐशो आराम सारे भोग लिए इन लोगों ने। मैं नाम भी ले दूंगा जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से उन्हीं चेयर पे बैठे हैं। अब इतिहास में नाम दर्ज कराने की सनक उभरी हुई है बहुत बड़े बड़े लीडर को। और वो कैसे हो, लगभग सारे 75-80 की रेंज में आ गए हैं, इनकी एज हो गई है। और कोशिश तो इनकी ये है कि एंटी एजिंग हो जाए किसी तरह, फिर यंग हो जाए, दुनिया से जाए ही ना। फिर भी सनक है। और हो क्या रहा है पूरा जियोपॉलिटिकल सिस्टम में कि एक वार के प्रति इतना एंथुजियाज्म है इन लोगों के प्रति। कुछ भी होता है, टैरिफ वार, हर चीज के पीछे वॉर लगा देते हैं। और इजराइल वाले नेतन्याहू तो हमेशा वार के लिए रेडी रहते हैं। पता नहीं क्या उनके मस्तिष्क में है, क्या उनको ये लगता है कि तुम इतने सुपर पावर हो कि पूरी दुनिया को जीत पाओगे। इसके बारे में क्या ये सिर्फ नेतन्याहू हैं या नहीं। फिर उनके साथ ट्रंप हैं, इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि हाँ अब हम हमला कर सकते हैं? महेंद्र जी, एक थ्योरी है वर्ल्ड कैपिटलिस्टिक सिस्टम थ्योरी, वॉलस्टीन ने दी है। उनका ये कहना है कि पूरा वर्ल्ड 3 तरह के सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तीन। पहला है कोर सेक्टर, दूसरा है सेमी पेरिफेरी, तीसरा है पेरिफेरी। कोर सेक्टर में जो बड़े शक्तिशाली और डेवलप्ड नेशन है वो आते हैं। सेमी पेरिफेरी पे जो डेवलप हो रहे हैं, पेरिफेरी पे जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, रवांडा, युगांडा, सूडान, सोमालिया, ये इनमें जो रिसोर्सेज हैं टोटल, देखिए टोटल इस ग्लोब के रिसोर्सेज जितने भी हैं उनके लिए टसल रहती है। और कोर सेक्टर पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी दोनों के रिसोर्सेज को खींचता रहता है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है और हड़काता भी रहता है कि नहीं तुम ये कर रहे हो, कि तुम कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हो, तुम ये कर रहे हो, पॉल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हो, दूसरों को कहेगा। कोर सेक्टर वाले उसमें जमे बैठे हैं। उस सिस्टम थ्योरी के हिसाब से ये सारी चीज़ें प्लेन्ड तरीके से होती हैं। अब प्लेन्ड कैसे होती हैं? ईरान का साउथ का जो हिस्सा है, साउथ ईस्ट का हिस्सा पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। अगर वॉर बड़े लेवल पे जाती है और अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ता है तो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। पाकिस्तान पिछले लंबे समय से एक अमेरिका से डिस्टेंस मेंटेन हो गया था और चाइना की तरफ इंक्लिनेशन हो गया था। जो हमारे साथ जो टकराव हुआ पाकिस्तान का, उसके बाद की स्थिति देखो कि जनरल मुनीर को बुला के डिनर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक सेना के अध्यक्ष को एक राष्ट्रपति डिनर देता है। इसका मतलब पाकिस्तान की आज के दिन सामरिक भूमिका अमेरिका की नज़र में बढ़ गई है और अब तो संदेह उस पर भी होने लगा है जो उस दिन हुआ, एकदम सीज फायर। क्या उसके बाद पाकिस्तान को यूएन में पोस्ट देना, लोन दे देना, ये सारी चीज़ें क्या पहले से प्लान करके तो नहीं की गई हैं? इस पे डाउट होता है, संदेह तो होता ही है। बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा पहले ही किया गया कि पहले इसको अपनी तरफ लेके आओ, कल को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उधर से इजराइल को कहा कि अब आप चलिए। तो ये तो शतरंज बिछा रखी है। और अंकल सैम गोटियां आगे पीछे, कभी घोड़ा 2.5 चाल, ऊँट 1.5 चाल चलती रहती है। अच्छा, बहाना देखो ना, बहाना है कि भी हमें पता चला है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और ये बात बोल के, हथियारों का हवाला दे के अमेरिका जाने कितने ही देशों के ऊपर हमला कर चुका है। लेकिन आखिर में नतीजा ये निकलता है
कि उन देशों के संसाधन, खासतौर पर तेल, उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। आपको याद होगा जब इराक पे हमला हुआ तो यही बातें चली थी कि सद्दाम हुसैन जो है उन्होंने न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल तक बात आई हाँ, थी कि हाँ, बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर लिए हैं। निकला क्या? सिर्फ सद्दाम हुसैन को हटाया, अपने पपेट वहाँ बिठा दिए, कठपुतली। सद्दाम हुसैन बार बार मीडिया में आके ये कहते रहे कि हमारे पास इस तरह का कोई वेपन नहीं है। यूएन डेलीगेशन भेजे भी गए और आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, इसके बिल्कुल विपरीत किम जोंग उन है। वो ये कहता है कि हमारे पास है, दिखाऊं एक मिसाइल छोड़, मेरे पास इंटरकॉन्टिनेंटल भी है, ये कहता है। एक छोड़ता है, जापान के ऊपर से जाके गिरती है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। और इस प्रोपेगेंडा को बहुत डीपली अगर समझना है तो जो मीडिया में न्यूज़ आ रही हैं उन न्यूज़ को बहुत ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि पूरा कंप्लीट कंट्रोल्ड है यूएस का मीडिया। जो अटैक ईरान की तरफ से होता है उसको दिखाया जाता है सिविलियन हॉस्पिटल और उन पे अटैक। जो अटैक इजराइल से होता है वो दिखाया जाता है उनके एटॉमिक सेंटर पे अटैक, उनके आर्मी बेस पे अटैक। डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस किया जाता है। बार बार एटॉमिक सेंटर को हाईलाइट किया जाता है। एटॉमिक सेंटर है वहाँ, अगर ऐसा कुछ है यूएन का डेलीगेशन जाए, चेक करे ये क्या तरीका है। इजराइल ने क्या ठेका ले रखा है उसको, उसके एटॉमिक सेंटर डिस्ट्रॉय करने के? या यूएस कौन है, अपने क्यों नहीं करते? अच्छा, एक और बात है, विडंबना देखो, अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया है किसी देश के खिलाफ युद्ध में, इकलौता उसी का। और वो ही मतलब पूरी दुनिया की ठेकेदारी लिए बैठा है, थानेदारी लिए बैठा है कि तुम लोग मत बनाना, अगर तुम लोगों ने बना लिया तो तुम लोग गलत इस्तेमाल कर दोगे। और इतने हैं, नॉर्मली ये कहा जाता है एकेडमी में कि इनके पास इतने न्यूक्लियर बम अकेले यूएस के पास कि ऐसी 1600 पृथ्वियां वो ख़त्म कर सकते हैं उनके पास, अकेले के पास। और उन्होंने जो राख बनाई थी 2 शहरों की, उसी की धौंस आज तक चल रही है कि हम वो कर देंगे, और वो कर भी देते हैं। दूसरों को कहते हैं नहीं वहाँ ये हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति सरेआम धमकी दे रहे हैं कि तेहरान को खाली कर दो, आपके सुप्रीम लीडर का पता हमें पता है। इससे भी ये कहना कि अभी तुम्हें हम नहीं मारेंगे। बॉलीवुड की फिल्मों में आते थे, जगह भी तुम्हारी होगी, ज़मीन भी तुम्हारी होगी, समय भी तुम्हारा होगा, और फिर हम तुम्हें मारेंगे। उस तरह के डायलॉग बाजी एक प्रेसिडेंट यूएस का, इस तरह का, तो युद्ध का उन्माद है इन लोगों, इनकी मानसिकता पता चलती इन चीज़ों से कि कैसे लोगों के हाथ में दुनिया चली गई है। और लगभग ऐसे है, 1-2 छिटपुट कहीं थोड़ी सी राहत मिलती है, अदरवाइज सारे ही ऐसे हो गए हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, ट्रंप वो नेता हैं जिन्होंने पूरा का पूरा अपना जो इलेक्शन कैंपेन है वो इसी बेस पे किया कि बाकी सरकारों ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट के युद्धों में उलझा के रखा, $8 मिलियन खराब कर दिया देश का, सैनिक मरवा दिए, वहां भी लाखों लोग मारे गए। ये खुद ट्रंप बोलते थे। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं, और ये कहा कि भाई ये सबसे गलत फैसला था अमेरिका की सरकारों का, अब ये कह रहे हैं कि ये गलत फैसला मैं भी लूंगा। नहीं, जब भी रिपब्लिकन आए हैं, कितनी अच्छी सभ्यता थी इराक की, कितने शानदार शहर थे, इवन एक इकोनॉमिक मॉडल बहुत अच्छा था उनका, बिना टैक्स के सारी जनता रहती थी, सारी फैसिलिटीज़ थी। उसके साथ लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान की बिल्कुल वेल डेवलप्ड सिटीज़, बहुत अच्छे देश, शानदार खूबसूरत देश। खंडर किसने बनाए? रिपब्लिकन जब भी आते हैं, जब भी रिपब्लिकन आए हैं उन्होंने ये काम किया है। बाकी डेमोक्रेट्स को मजबूरी है कि उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। और अब तो ये पहले चीज़ें कूटनीति के लेवल पे पर्दे के नीचे चलती थी। ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी इतनी ऐसी है कि वो चीज़ें सरेआम हो गई, खुलेआम कहता है। जैसे
अपने यहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह के टाइम में या उससे पहले भी छोटी मोटी जब भी ज़रूरत पड़ती थी, आर्मी हाँ हाँ का प्रेरोगेटिव था, वो अपनी मर्जी से करती थी। करते थे। बाहर चीज़ें पब्लिकली कोई लीडर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे कहीं बातें नहीं आती थी। अब हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, पोस्टर लगवा देते हैं हम हम। पोस्टर लगवाते हैं। ऐसा ही ट्रम्प कर रहा है और पूरी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं। यही नेतन्याहू कर रहा है। अब नेतन्याहू अगर एटॉमिक की उसको प्रॉब्लम क्या, अब तक आज तक ईरान ने तो हमला नहीं किया इजराइल पे, तो होगा नहीं, हमें खतरा है। तो मैं वही सवाल था मेरा कि क्या नेतन्याहू खुद इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं? नहीं, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। नेतन्याहू अकेले क्या कर लेंगे? इजराइल को अभी कितने दिन हुए हैं देश का दर्जा मिले हुए? देश भी नहीं है, छोटी सी पॉपुलेशन है। लगभग सारी सप्लाई यूएस से आ रही है, सारा बैकअप यूएस से आ रहा है। और अल्टीमेटली अगर कल को इराक जैसी घटना होती है कि खामेनेई को हटा के किसी और को बिठाया जाता है ईरान में, तो वो जो क्रूड ऑयल है और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उन रिसोर्सेज पे कब्जा किसका होगा? अमेरिकी कंपनियों का या इजराइल का? इजराइल का या अमेरिका का? लाभ किसको होगा? तो सारा जाना वही है। तो जो रिसोर्सेज अब बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं, यूक्रेन अपने रिसोर्सेज मुझे दे दे, हाँ कनाडा तुम मुझे अपने दे दे, हाँ ये ग्रीनलैंड मुझे दे दो, हाँ वहाँ रिसोर्सेज हैं। कल 3-4 दिन पहले, ऑथेंटिक नहीं है खबर, लेकिन हमारे यहाँ से भी एक न्यूज़ आई थी कि हमारे अंडमान निकोबार में बहुत बड़ा क्रूड का भंडार मिला, बहुत बड़ा, ऐसी न्यूज़ आई थी। ऑथेंटिक मैं नहीं कह पा रहा हूँ। तो मुझे तो लगा कि अच्छा हमारे यहाँ भी मिल गया तो खतरा हमें भी हो गया। जहाँ जहाँ रिसोर्सेज हैं, पीछे हमारे कश्मीर के बारे में आया था कि वहाँ लिथियम बहुत ज़्यादा, भारी मात्रा में लिथियम मिला है। तो ये तो जहाँ मिलेगा धीरे धीरे करके एक 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 का नंबर आता जाएगा। अच्छा, ऐसे मामलों में जो बाकी देश हैं, खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनका क्या रुख है और क्या होना चाहिए? भारत जैसे देश, उनका क्या रुख है, क्या होना चाहिए? हमारा तो रुख और कुछ रहा ही नहीं। अब हमारे से ज़्यादा तो उसको वेट दिया जा रहा है, नोटोरियस पड़ोसी को, पाकिस्तान को। ठीक है। लेकिन ये क्या अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए कि भी हम लोग किसी और की लड़ाई में क्यों कूदें और पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा? नहीं, हम लड़ाई में पहले ही घुस चुके। कैसे? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें इजराइल फर्स्ट नहीं था, प्रायोरिटी पे नहीं था। हमारी प्रायोरिटी पे फिलिस्तीन रहा है शुरू से। यासिर अराफात हमारे मित्र थे, राष्ट्रीय मित्र थे। तो अब फिलिस्तीन की कोई बात करता है? फिलिस्तीन ऐसा कर दिया जैसे गाजा ही फिलिस्तीन हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कर दिया ना। तो हम फिलिस्तीन के, अब फिलिस्तीन के साथ नहीं, हम इजराइल के साथ चले गए। इजराइल के साथ हमारे इंटरेस्ट जुड़ गए। हमारे सामरिक इंटरेस्ट भी हैं, बिजनेस के भी हैं। अभी पिछले दिनों तो इजराइल हरियाणा से ही भर्ती करके ले गया बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ में कैंप लगे थे, सरकार ने भेजा। सरकार ने भेजा था। तो अगर हमारे लोग वहाँ हैं तो हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तो हम वॉर में है। वर्ल्ड में कहीं भी वॉर हो, हर एक आदमी वॉर में है। आप ये नहीं कह सकते कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई है तो हम वॉर में नहीं हैं। क्यों? जो रसिया या यूक्रेन से जो सप्लाई हमें आती थी या हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, क्या वो इफेक्ट नहीं? ये मिडिल ईस्ट के देशों में बार बार एक नारा उठता है, मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम भाईचारा। क्या इस नाम पे ये जो बाकी मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो अरब देश हैं, ये साथ आ सकते हैं? नहीं, पहले भी नहीं आए। कहाँ है मुस्लिम ब्रदरहुड? जब अफगानिस्तान से मुस्लिम निकल रहे थे, जब अमेरिका छोड़ के गया, किसी मुस्लिम देश ने शरण दी किसी को? एक भी शरणार्थी बना लिया हो? नहीं देते। मुस्लिम्स में नॉर्मली ये कहा जाता है कि शिया और सुन्नी का डिवीजन है।
इसके अलावा भी डिवीजन है। उसके अलावा डिवीजन क्लास बेस्ड है, रिचेस्ट और पुअर। जो रिचेस्ट हैं, जिनके क्रूड ऑयल और उनकी वजह से जो सऊदी अरेबिया है, ओमान है, जितने भी हैं, ये जो आज एंजॉय कर रहे हैं, उनको वो कभी नहीं आते इनके साथ। और अमेरिका इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, उठाता रहा है, आगे भी उठाएगा। सऊदी अरब अमेरिका के अगेंस्ट नहीं बोलता, क्योंकि ये उसका देश तो बेस हैं, अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। हाँ। अब वो ईरान को घेरेंगे तो मिलिट्री बेस तो वही काम आएंगे। यस, तो डिवीजन है उनमें पहले से। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड, और रियलिटी तो ये है कि कोशिश की जाती है जब भी इस तरह का होता है। पाकिस्तान के साथ जब इंडिया क्लैश हुआ अभी, तो उसमें भी पाकिस्तान ने भी यही कहा, किया जाता है मुस्लिम ब्रदरहुड और ये से। और ये अब इसको खामेनेई ये दिखाना चाहते हैं कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच, जिसमें यहूदी आगे कर रखे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चल रहा है, और इतना माइन्यूटली चलाया जा रहा है क्रिश्चियनिटी की तरफ से, जिसको समझना भी मुश्किल है। ये जो खेल है, ये क्रिश्चियनिटी इस्लाम का है नहीं, और ना खामेनेई के कहने से बनेगा। ये सीधा रिसोर्सेज का खेल है। अभी वो रसिया भागे थे, क्या नाम है उनका, किस देश के, सीरिया से निकले थे ना, सीरिया वाले रशिया चले गए थे, प्रेसिडेंट रातों रात भागे थे। ओके, ठीक है, वैसा ये चाह रहे हैं कि ये भी निकल जाए ईरान से, कहीं शरण ले ले। अभी बांग्लादेश वाली हमारे यहाँ बैठी है, हाँ बिल्कुल। तो ये निकल जाए और ये यहाँ हम किसी व्यक्ति को बिठा दें, और फिर रिसोर्सेज हमारे, फिर अमेरिकन कंपनीज आ जाएंगी। लेकिन अभी खामेनेई की जो है ना, इस तरीके का विरोध है नहीं, इंटरनल इंटरनल। ये सारा झगड़ा क्या है, जो इराक के साथ किया गया था उसको दोहराया जा रहा है, रिपीटिशन है हिस्ट्री का। क्या ये होगा? लग रहा है कि ये उसी दिशा में जा रही है बात, या कुछ रुक जाएगी? नहीं, उससे ज़्यादा खतरनाक दिशा में जा रही है, क्योंकि जब इराक के साथ ऐसा हुआ था, उस टाइम की लीडरशिप और आज की लीडरशिप में डिफरेंस है। मैं वहीं आ रहा हूँ जब पहली बात थी। अब जब भी ये लगता है कि यूएस के इंटरेस्ट यहाँ फुलफिल हो रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट किसी के कम भी हो रहे हैं। पुतिन पहले से वार में बैठा है, चाइना आराम से देख रहा है कि क्या हो रहा है। अगर यूएस के स्लीपर सेल कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इन्होंने भी बनाए हैं, चीज़ें ऐसे नहीं छूटेंगी। तो वर्ल्ड वार बहुत वाहियात और घटिया शब्द है, लेकिन उसके पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यूएन कहाँ है अब? यूएन तो धमकी दे रहा है ईरान। नहीं, कब बना था? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था। क्यों बनाया था? दुनिया में शांति रहे, शांति कायम रखने के लिए। WHO ने बहुत अच्छा काम किया पूरे वर्ल्ड में, दुनिया से महामारियां मिटाई। ऐसा नहीं कि संस्थाओं ने काम नहीं किया, यूनिसेफ ने बहुत अच्छा किया, नॉट माल न्यूट्रिशन खत्म किया, ठीक है। आपका ILO ने बहुत काम किया है, वर्ल्ड बैंक भी कुछ सीमा तक, उसकी लिमिटेशंस, क्योंकि जो लैंडर है उनकी माननी पड़ती है, लेकिन काफ़ी सीमा तक उसने काम किया है। UN ऐसी संस्था है जिसका मेन उद्देश्य शांति स्थापन करना था, वो सबसे ज़्यादा फेल हुई है। UN बिल्कुल फेल है, ना वो रशिया को रोक पाई, ना वो US को रोक पा रही, और ना इजराइल को रोक पा रही। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में है ना, एक बहस हो रही है इंडिया के भीतर। इंडिया में भी खेमेबाजी हो गई है कि एक तबका है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, एक ईरान को सपोर्ट कर रहा है। समाजशास्त्री के तौर पर इस बहस को किस तरीके से देखते हैं? अब क्या कहें, हमारा देश नॉर्मली सामान्यतः प्रवचन करने वालों का देश है, और सभी बुद्धिमान हैं, महाज्ञानी हैं, इतने महाज्ञानी हैं कि दूसरे के ज्ञान को, दूसरे की इवन इन्फॉर्मेशन को भी गलत मानते हैं, सुनना पसंद नहीं करते, सुनना आता है। तो वो
अब जिनको यही नहीं पता कि ईरान या इजराइल, क्या इजराइल एक देश था, कब से बना, देश भी नहीं था। इनको पूरी दुनिया में जब जर्मनी से उखाड़ दिया गया था तो मिलजुल के इन्होंने एक जगह ली, धीरे धीरे जगह बनाई। जैसे ट्रेन में या बस में नया यात्री आता है, थोड़ी सी जगह आप उसको दे दो, तो इन्होंने वहाँ जगह ले ली फिलिस्तीन के पास और वो कह दिया कि यही हमारा पवित्र स्थल है। वही उनका भी है, फिलिस्तीनियों का भी। 3 मुख्य धर्मों का दुनिया के बड़े वही धर्मस्थल है। और धीरे धीरे जैसे नया यात्री आपको सरकाते 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 सीट के कोने पे ले जाता है, ऐसे एक्सपेंड कर रहा है इजराइल। अगर ऐसे वो एक्सपेंड करता ही रहा और एक एक करके, आज इसका नंबर है, कल उसका है, कल परसों हमारे बॉर्डर पे भी आ जाएगा, फिर पूछना इनसे। विदेश नीति बदली है आपने, ठीक है, हम अब ताकतवर की तरफ चले गए। उसका परिणाम क्या हुआ? हम अमेरिका की तरफ इंक्लिनेशन किया। हमें अभी जो ताज़ा पाकिस्तान के साथ टकराव में अमेरिका से मिला क्या बदले में? हमने पुराने वफादार साथियों की बजाय जिनका साथ लिया था उनसे क्या मिला? इजराइल हमारा नया दोस्त है। क्यों है? ताकतवर है। तो कुछ लोगों को ताकतवर का गुणगान करने की आदत होती है, करो, लेकिन ये देखो कि वो ताकतवर कहीं कल को आपको नुकसान न पहुंचाए। अभी हमें जरूरत है, हम उनसे सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें ले रहे हैं, हथियार हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, कृषि के लिए भी कुछ वहाँ से टेक्नोलॉजी आई है, जबकि हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपनी डेवलप कर सकते हैं। जब भी हमने बाहर से कुछ लिया है, हमारा कबाड़ा हो गया है, हमारा जो ओरिजिनल था वो भी ख़राब हो गया, लेकिन लगे हुए हैं इम्पोर्ट कर लो। शुक्रिया सर, तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।